हेलो मित्रों, आज हमारे पास चैप्टर है त्रिभुज दैट इज ट्रिंगल, चैप्टर 6 क्लास 10th। तो इसमें सबसे पहले आता है समरूपता और सर्वांगसम। ठीक है, समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। वैसे इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद आता है त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, तो यहाँ पर आता है समरूप क्या होते हैं, इसमें था कि समरूप आकृति कौन सी है और सर्वांगसम क्या होते हैं। फिर आता है इसमें त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, तो इस पर मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिस पर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो एक मिनट सोच देख लीजिए समरूपता और स्वरूप होते क्या है। तो समरूप क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए, कोई भी ज्यामिति है जिसका आकार, कोई भी ज्यामिति जिसका आकार तो समान हो, आकार समान हो, लेकिन उनका जो आमाप है, ठीक है, या कह दे उसका जो माप है वो भिन्न हो। क्या हो? वो भिन्न हो। तो वो भिन्न हो तो वो जो आकृति होती है वो समरूप आकृति होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज आपका ये बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये त्रिभुज जो हैं ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कब? जब इनका मान लो त्रिभुज ए बी और सी है, ये त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। तो अगर इनका जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, जैसे मान लो कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर है। अगर इनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। तो समरूप त्रिभुज कंडीशन क्या होती है इसमें? पहली बात तो ये होता है कि जो संगत कोण होते हैं, जैसे यहाँ पर त्रिभुज ए बराबर कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ये होंगे, और इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, जैसे मान लीजिए अगर ए बी अपान का पी क्यू बराबर होगा ए सी अपान का पी आर, और बराबर हो जाएगा बी सी अपान का क्यू आर। ये इनके रेशियो होते हैं, बराबर होते हैं कि जो ए बी भुजा जिस इसके संगत है तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए सी और पी आर के रेशियो का, और बी सी जो रेशियो होगा वो क्यू आर बी सी क्यू आर का रेशियो इसके इक्वल होगा। तो ये इसका जो कंडीशन होती है ये होती है समरूप त्रिभुजों की समरूप आकृति की। तो समरूप आकृति होती है जिनका आकार समान होता है लेकिन उनका जो आमाप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसी प्रकार अगर बात करूँ कि सर्वांगसम क्या होते हैं, सर्वांगसम क्या होते हैं बेटा, तो सर्वांगसम वो आकृतियाँ होती हैं जिनका आकार और आमाप दोनों बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम, अगर सर्वांगसम त्रिभुज की बात करूँ, सर्वांगसम त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, तो वो त्रिभुज जिनका आकार भी बराबर है और जिनका आमाप भी बराबर है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो ए बी सी और ये पी क्यू आर, जो हमारे ये सर्वांगसम त्रिभुज होता है इसमें संगत कोण भी बराबर होते हैं और साथ ही साथ संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे इसमें जो कोण ए होगा वो बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी होगा इक्वल टू कोण आर के, और साथ में संगत भुजा ए बी होगा। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 ये होगा, 2 ये होगा और 2 ये भी होगा। तो जो ए बी होगा वो बराबर होगा पी क्यू, हो सकता है 2 ये हो सकता है 3 ये हो, ठीक है, हो सकता है एज डिफरेंट हो, लेकिन जो ए बी भुजा होगी वो बराबर होगी पी क्यू के, जो बी सी भुजा होगी बराबर होगी क्यू आर के, और जो ए सी भुजा होगी वो इक्वल टू होगी पी आर के। तो अगर बात करूँ सर्वांगसम त्रिभुज कौन सी होती है, वो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण बराबर हों, दोनों बराबर होते हैं, वो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करूँ, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और साथ ही साथ यहाँ पर ए बी भुजा बराबर होगी पी क्यू के, और बी सी भुजा होगी बराबर होगी क्यू आर के, और ए सी भुजा जो बराबर होगी हमारी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमेय की। तो यहाँ पर जो पहली प्रमेय आपकी दी गई है वो ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही रेखा में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, फिर से देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में
विभाजित हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मान लो त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ मैंने क्या किया, एक डी ई रेखा खींची, जो रेखा इसके समांतर है, किसके, बी सी के समांतर है, और ये रेखा जो इसकी त्रिभुज बी सी की जो त्रिभुज ए बी सी की जो अन्य भुजाएं ए और बी, ए बी हैं और ए सी को प्रतिच्छेद करती क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर। तो ये जो डी ई रेखा होगी, ये बिंदु ए बी को और रेखा ए बी और रेखा ए सी को बराबर अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने मतलब क्या है कि रेशियो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ए ई रेशियो ए सी, ई सी, ए ई अपन ए सी रेशियो। तो अगर बात करूँ मैं इस त्रिभुज में, फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, जो ए डी रेशियो डी बी होगा, ये तुम्हारा इज इक्वल टू होगा ए ई रेशियो ई सी के। ये कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज को मान लेते हैं ये ए है और बी है, ये सी, मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें मैंने बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा है, ये रेखा बी सी के समांतर है, जो रेखा डी ई है, और ये रेखा जो होगी डी ई रेखा त्रिभुज की जो अन्य भुजाएं हैं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रमेय कहती है कि यहाँ पर जो ए बी और डी बी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी का। फिर देख लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है, ये प्रमेय कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए, जो रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो जो प्रतिच्छेद करती है इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, जो ए डी रेशियो होगा, ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ए ई रेशियो ई सी के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये प्रमेय है और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि ए डी रेशियो जो डी बी होगा वो बराबर होगा ए ई रेशियो ई सी के। कैसे प्रूव करेंगे ये देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, ये हमने डायग्राम बना रखा है, हमको सिद्ध करना है ए डी अपान का डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान का ई सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए डी रेशियो डी बी है और ए ई रेशियो ई सी है, ये आपका इक्वल होगा। सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज देख सकते हैं, आपका त्रिभुज दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज कह रहा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी ई। तो हम पहले एक त्रिभुज ए बी सी लेंगे और ए डी ई लेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि देखिए एग्जाम में उसने प्रमेय में ही बोल दिया है कि जो आपका डी ई रेखा है, डी ई रेखा समांतर है बी सी रेखा के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुज में जो ये कोण है, ये एंगल आपका कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण डी ए ई, ये आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई दो रेखा समांतर हैं तो तीसरी कोई रेखा तिर्यक रेखा काटती है, तो आपस में जो ये कोण होते हैं ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका संगत कोण बराबर होंगे, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो इसी उपलक्ष्य में जो आपका ये कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी सी के। इसी प्रकार जो आपका ये वाला जो कोण होगा, एंगल होगा, ये इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। जब तीन कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ये जो त्रिभुज होगा, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मैं फिर बता देता हूँ, अगर मान लो मैंने ये समरूप की जो कंडीशन क्या होती है, मैंने एक वीडियो में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज आपका ये है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका भुजाओं का अनुपात होता है वो आपका बराबर होता है। क्या मतलब ये है कि जो ए बी अपान का पी क्यू होता है, ठीक है,
ये आपका बराबर हो जाता है AC, ठीक है, अपान का और PR इज इक्वल टू BC अपान का QR। इनका जो रेशियो होता है वो आपका इक्वल हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो AD अपान का AB होगा वो बराबर हो जाएगा AE भुजा और अपान AC भुजा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो भुजा AD बटे भुजा AB ये बराबर हो जाएगा भुजा AE बटे भुजा AC के। ऐसा हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको हम जो है अंश और हर को चेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं AB अपान का AD इज इक्वल टू AC अपान का AE। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो AB है, AB भुजाओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ से हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हम 1 माइनस कर देंगे। जैसे हम दोनों तरफ से 1 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम करेंगे AB अपान का AD माइनस का 1 बराबर AC अपान का AE माइनस का 1। जैसे करते तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि AB माइनस का AD बटे AD बराबर AC माइनस का AE और बटे AE ये मिल जाएगा। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो AB माइनस का AD होगा वो DB के बराबर है, और जो AC माइनस का AE है वो आपका EC के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB माइनस का AD है, अर्थात AB पूरी भुजा थी, इससे मैंने AD माइनस किया तो ये हो जाएगा DB, तो ये हो जाएगा DB बटे AD बराबर। सिमिलरली यहाँ पर जो AC भुजा है, AC भुजा से हम AE भुजा माइनस करते हैं, जो हमारा जो त्रिभुज बड़ा वाला है उसे छोटे त्रिभुज भुजा माइनस करेंगे, AC से AE माइनस करेंगे तो EC बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे EC बटे AE, ये हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था, देख लीजिए, हमको प्रूफ करना था, इसको आप क्या करते हैं, इसको अंश और हर को चेंज कर देंगे। जैसे इसको अंश और हर को चेंज करते हैं तो हमको मिल जाता है AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे AC। अब देखेंगे हमको प्रूफ करना था, तो हमको प्रूफ यही करना था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे AD भुजा DB, AD DB और AE अपान का EC, ठीक है। अर्थात जब किसी कोई त्रिभुज होता है, इसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमारी अन्य जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पर AD अपान का DB इज इक्वल टू AE अपान का EC हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपका रिप्लाई दूँगा और कंटेंट दूँगा। नेक्स्ट प्रमेय है वो ये कह रही है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपकी दूसरी प्रमेय है। पहली प्रमेय अभी मैंने बताई हुई है। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि जो आपका DE, ठीक है, DE जो होगा वो समांतर होगा BC के, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। अर्थात जो DE रेखा BC रेखा के समांतर होगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है, A, B और C, इसको BC के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने रचना की है। तो हमको रचना क्या करना है, हमको रचना ये करना है कि चूंकि हमको ये प्रूव करना है तो इसका समांतर नहीं खींच सकते, ठीक है। तो मैंने एक रेखा इसके बराबर खींच दी थी और मैंने एक रचना किया है D और E डैश रेखा की, और जो रेखा होगी जो मैंने इसकी रचना की हुई है। अब हम यहाँ पर पहले ये मानेंगे, सबसे पहले हम कैसे करना है देखेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ABC में हमको AD अपान का DB, चूँकि कह रहा है ना कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। अब एक ही अनुपात क्या होता है, कि अनुपात मतलब ये है कि जो AD और DB का जो अनुपात होगा वो AE और EC के अनुपात के बराबर है। तो ये तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि जो DE रेखा होगी BC के समांतर होगी। तो यहाँ मानते हैं, क्या माना हमने, माना कि DE डैश वो समांतर है BC के।
हम ये एक रचना करेंगे डी डैश की और मानते हैं कि जो डी डैश है वो बीसी के समांतर। वैसे एक्चुअल में ये डी जो डैश है वो समांतर नहीं है बीसी के, लेकिन चूंकि हमको इसको गलत सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है, तो हम मानते हैं, माना, ठीक है। बाद में इसको मैं गलत प्रूव करूँगा, फिर जो सही वो सिद्ध हो जाएगा। तो हमने माना कि जो डी डैश है वो समांतर है बीसी के, तो यहाँ पे डी ई डैश क्या हो जाएगा, डी ई डैश ये है रेखा, ये रेखा इसके समांतर मान लिया। अब यहाँ जो प्रश्न, जो हमारी प्रमेय थी, जो हमारी पिछली प्रमेय थी, वो प्रमेय क्या कह रही थी कि जो हमारी जो तीसरी रेखा, जो हमारी किसी त्रिभुज के एक रेखा समांतर जो रेखा खींची जाती है, अगर वो त्रिभुज की अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अन्य दो रेखाएं होती है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसके प्रमेय का उपयोग करूँगा। इसमें क्या कहती है कि ये कहती है कि ए डी और अपान का डी बी है वो बराबर हो जाएगा ए ई डैश और ई सी ई डैश सी। ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश रेशियो ई डैश सी। ये हो जाएगा प्रमेय पिछली प्रमेय से। अब मैं समीकरण एक कौन सा ये है, समीकरण दो कौन सा ये है, इन दोनों कंपेयर करूंगा तो इनका जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है, तो जो इनका राइट हैंड साइड है वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा ए ई अपान का ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपान का ई डैश सी। अब क्या करता हूँ कि दोनों तरफ में 1 प्लस कर देता हूँ, और जैसे 1 प्लस करूँगा फिर हमें एलसीएम लिया तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस करने हमको ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ए ई प्लस ई सी, अब डायग्राम में जाओ, ए ई प्लस ई सी ए सी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ए सी लिख दिया। फिर यहाँ पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी ए सी है, तो मैंने यहाँ पर ए सी लिख दिया। तो ए सी इधर आ गया और नीचे हमें क्या है, ए सी है बराबर इक्वल टू ई डैश सी है। ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। कहने मतलब यह है कि जो ई सी है वो ई डैश इक्वल ई डैश सी के इक्वल है। कहने मतलब यह है कि जब देखो अब आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ पर ई सी भुजा ई डैश सी के बराबर है, इसका मतलब यह है कि जो ई डैश है वो ई पॉइंट पर है। इसका मतलब यह है कि जो ई डैश पॉइंट है वो और ई पॉइंट, जो ई पॉइंट है और जो ई डैश पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो कहने मतलब यह है कि ई डैश पॉइंट वहाँ नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमने जो माना था, हमने माना था कि जो डी ई डैश है वो बराबर है बी सी के। इसका मतलब ये गलत सिद्ध हुआ। हमने जो माना था ये, इसका मतलब ये गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो ई पॉइंट है, अगर वो जो ई डैश पॉइंट अगर ई पॉइंट पर ही है तो मतलब ये गलत सिद्ध हुआ। अगर ये गलत सिद्ध हुआ तो आपका सही क्या हो जाएगा कि जो ई डैश पॉइंट है वो ई पॉइंट पर है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ई रेखा होगी वो बी सी रेखा के समांतर होगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने 1 प्लस ऐड किया था, ये मिला था। 1 प्लस ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, हमने एलसीएम लिया, ये मिला। फिर जो ए ई प्लस ई सी था वो ए सी बराबर हो जाएगा, और ए ई डैश और प्लस ई डैश सी जो होगा ए सी बराबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, दोनों से कैंसिल कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद हमको बचा ई सी इक्वल टू ई डैश सी बचा, ये मिला, ठीक है। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो ई डैश सी और ई सी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो ई डैश पॉइंट है वो ई पॉइंट पर ही होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमने माना था डी ई डैश समांतर में है बी सी के, ये गलत सिद्ध हुआ। अगर गलत सिद्ध हुआ, सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो डी ई जो होगा वो बी सी के समांतर होगा। तो आई होप ये में आपको समझ में आई होगी। फिर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इस तरह में पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में 4 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दूसरी बात, प्रमेय नंबर 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2 दोनों से आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन से वही पूछ सकता है, और आपका जो त्रिभुज चैप्टर है इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या तो फिर डायरेक्ट जो प्रमेय हो, जो थ्योरम है, ये प्रूव करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है और अच्छे से पढ़ना है। आई होप जो दोनों प्रमेय थी आप लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है।